इस वीडियो में जो है हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, थोड़ा वीडियो में जो है पोर्ट्रेट मोड में हो गया है, उल्टा पुल्टा हो गया, उसको नहीं देखते हुए ठीक एकदम साफ साफ आपको दिखबे करता होगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम पे क्या लगा रहेगा, पासवर्ड, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आसराज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में 4 अंक का आता है। इससे पहले 2 अंक का प्रश्न मैंने करवा दिया, अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर जरूर देखें। आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले लेकिन एक आवश्यक सूचना है, टोटल जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक, एकदम शॉर्टकट समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको सीधा आप लोगों को रट लेना है, इसी में से परीक्षा में आएगा, ठीक। आइए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। देखिए क्वेश्चन से पहले आंसर बनाना है, कैसे बनाएंगे। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्न है, पहले क्वेश्चन आंसर बनाना। आप देखिए कौन कौन है, जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी का बढ़ना, फिर 2 नंबर है पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, फिर है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन। जितना क्वेश्चन है सबको आप लोगों को रट लेना है एकदम, क्योंकि टाइम का अब कम है, ठीक। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा पॉइंट, शासन में मध्यम वर्ग के प्रभाव से कृषक एवं श्रमिक वर्ग को दूर करना। फिर है 5वां नंबर सामाजिक विचारधारा का प्रभाव। फिर है 6ठा नंबर औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग का दूसरे के क्या हुआ, सामने आना। और 7 नंबर पॉइंट है इतिहास कारण बुद्धिजीवियों की भूमिका। देखिए ये तो आएगा 4 अंक का प्रश्न, कोई जरूरी नहीं है सब पॉइंट लिखना, ठीक है। 4 अंक का प्रश्न है, 4 पॉइंट 5 पॉइंट काफ़ी हो गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में फ्रांसीसी क्रांति के वर्णन करें, या इसी का दूसरा नाम क्या है, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, आर्थिक कारण। पहला पॉइंट क्या है इसमें, आर्थिक कारण। आप देखिए आर्थिक कारण में क्या क्या आएगा। वियतनाम जो है एक कृषि प्रधान देश है, जैसे हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, उसी तरह वियतनाम भी एक कृषि प्रधान देश है। देखिए वियतनाम में किसका खेती होता है, चावल और रबर का उत्पादन होता था। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, जैसे खनिज पदार्थ में क्या क्या हो गया, कोयला, टीन हो गया, जस्ता, टंगस्टन इत्यादि थे। इनका उपयोग फ्रांसीसी अपने उद्योग विकास में करना चाहते थे। हिंद चीन में फ्रांस को बड़ा व्यापार भी मिल सकता था, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक सुरक्षा। देखिए इसमें क्या आएगा, फ्रांस को डच एवं ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता। देखिए प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हुआ, एक तरह समझिए दुश्मनी का सामना करना पड़ता था। चीन में उनके व्यापारिक प्रतिनिधि अंग्रेज थे। चीन में उस समय व्यापारिक प्रतिनिधि कौन थे, अंग्रेज थे। भारत में फ्रांसीसी कमजोर हो गए थे, अतः आर्थिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से फ्रांसीसियों के लिए हिंद चीन सुरक्षित थे, क्योंकि वहाँ से भारत और चीन दोनों जगहों से हम संभाल सकते थे। औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्या है, यूरोपीय सभ्यता का विकास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरोपीय सभ्यता का विकास। इसमें क्या आएगा, फ्रांसीसियों का एक उद्देश्य हिंद चीन वासियों को यूरोपीय सभ्यता से अवगत कराकर उन्हें सब बनाना था। एक कौन पॉइंट में आएगा, यूरोपीय सभ्यता का विकास करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। देखिए असहयोग आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया आंदोलन था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। जन का मतलब क्या आता है, जनता, जन माने जनता, ये जनता के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रमुख कारण थे, देखिए पहला का कारण क्या है, रॉलेट कानून। पहला कारण इसका क्या है, रॉलेट कानून। देखिए रॉलेट कानून क्या है, 1930 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, देखिए न्यायाधीश किसको बोलते हैं, जज को। कौन थे न्यायाधीश उस समय, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता ने, सिडनी थी, कौन थी, सिडनी में रॉलेट कानून बना। कौन कानून बना, रॉलेट कानून। अब देखिए रॉलेट कानून क्या है, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए, रॉलेट कानून क्या है, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसको क्या कर देते थे, गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। इसके खिलाफ वह कोई भी अपील नहीं कर सकता था। देखिए रॉलेट कानून कितना खतरनाक कानून है। देखिए नेक्स्ट क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए इसमें क्या आएगा, इस कब का बात है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी मेले के अवसर पर, कौन मेले, वैसाखी मेले के अवसर पर, कहाँ में, पंजाब के जलियांवाला बाग से सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ लोग एकत्रित हुए थे। दमनकारी नीति का मतलब क्या हुआ, जबरदस्ती काम करवाना, हम जो बोल दिए तुमको करना है तो करना है,
वही कौन हो गया, दमनकारी नीति। जनरल डायर के द्वारा वहाँ पर निहत्थी जनता पर, किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा वहाँ पर निहत्थे जनता, मतलब जनता का कोई कसूर नहीं था, गोली चलवाकर हजारों लोगों की जान ले ली गई। गांधी जी ने इस पर काफ़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। देखिए इसमें क्या होगा, तुर्की के सुल्तान खलीफा को, तुर्की के सुल्तान कौन थे, खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। तुर्की के सुल्तान खलीफा को कौन धर्म का गुरु माना जाता था, तो इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा, ब्रिटेन सरकार के द्वारा 1919 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक, और सहयोग आंदोलन के देखिए परिणाम क्या क्या है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौड़ी चौरा नामक स्थान पर, कौन स्थान पर, चौड़ी चौरा नामक स्थान पर, कब के बात है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के, कौनपुर, गोरखपुर के चौड़ी चौरा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ द्वारा थाने पर कौंची कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिससे जो है 22 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई, हत्या हो गई। जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल क्या कर दिया, बंद करने की घोषणा की। आखिर क्यों ऐसा किया, क्योंकि 22 पुलिसकर्मियों की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन व्यापक प्रभाव पड़ा, इसका असहयोग आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने के, स्थगित नहीं होगा यहाँ, स्थगित होगा, क्या होगा यहाँ, स्थगित, मिस्टेक हो गया इसमें, ठीक है, स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे कभी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का क्या हो गया, बोलबाला हो गया। ये किस में आएगा, और सहयोग आंदोलन के परिणाम में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें। सबसे पहले क्वेश्चन से आंसर बनाना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका इस प्रकार है, या लिखेंगे निम्न है। पहला क्या है, चंपारण आंदोलन। देखिए चंपारण आंदोलन क्या है, 1917 ईस्वी की बात है। बिहार के चंपारण जिले में, कौन जिले में, बिहार के चंपारण जिले में नीलहे साहबों से किसानों, देखिए नीलहे साहब किसको बोलते हैं, नील की खेती जो करते थे उसको बोलते थे नीलहे साहब। ठीक, नीलहे साहबों से किसानों मजदूरों का उद्धार कराकर, किसने उद्धार कराया, गांधी जी ने। अब गांधी जी से क्या बन गए, महात्मा बन गए। यह स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की, यहीं से ही महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की क्या की, शुरुआत की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, किसके शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। कब के बात है, 1920 से 22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन जो है जन आंदोलन बनाने में सफल हुआ। जन आंदोलन क्या हुआ, जनता के द्वारा बनाया गया आंदोलन बनने में सफल हुआ। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए इसमें क्या है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसके लिए उन्होंने साबरमती आश्रम से, कहाँ से, साबरमती आश्रम से दांडी की ऐतिहासिक यात्रा की ओर समुद्र के तल पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर गांधी जी समेत हजारों लोगों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। इसी द्रव्यमान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में आज़ादी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत हमारा देश क्या हुआ है, आज़ाद हुआ है, जिसका पूर्ण श्रेय किसको जाता है, महात्मा गांधी को जाता है। इस तरह अहिंसा के बल पर गांधी जी ने आखिरकार भारत को अपने नेतृत्व में आज़ादी दिलाई। अहिंसा का मतलब क्या हुआ, किसी के बारे में हम गलत नहीं सोचेंगे, यही क्या हो गया, अहिंसा। ठीक, महात्मा गांधी हमेशा सत्य के क्या थे, सत्य के पुजारी थे, पता होगा सबको। फिर देखिए क्या है, भूमंडलीकरण के कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमंडली के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या है, भूमंडली के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन इस प्रकार है। देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ, जीवन स्तर में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। फिर है अभी जिस समय हम रह रहे हैं उसमें आर्थिक भूमंडली का प्रभाव क्या है, पड़ा है। इसका प्रभाव जो है साफ साफ दिख रहा है। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीविकोपार्जन के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है, उसकी झलक शहर
और कस्बा और गांव सभी जगह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान दौर में 1947 ईस्वी के बाद, कब के बात है, 1947 के ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में, कहाँ में, संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तीव्र गति से हुआ। देखिए सेवा क्षेत्र किसको बोलते हैं, जैसे हो गया जैसे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो है हम लोग क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ये किस में आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा, जिससे जीविकोपार्जन के कई क्षेत्र क्या हुए, खुले हैं। भूमंडलीकरण के कारण, किसके कारण, भूमंडली के कारण कई निजी कंपनी या बैंक में लोग लाभकारी योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित हुए हैं, जिससे बीमा क्षेत्र का विस्तार हुआ है। ठीक, अब देखिए क्या है, पर्यटन स्थल के विकास के कारण भी रोजगार के नवीन अवसर मिले हैं। क्या क्या रोजगार के अवसर नया मिले हैं, रेस्टोरेंट, देखिए रेस्टोरेंट जो है इसमें कितना आदमी जरूरी पड़ता है, फिर आवासीय होटल इसमें भी आदमी जरूरी पड़ता है इत्यादि। ठीक, निजी डाक सेवा में आदमी जरूरी पड़ता है, कंप्यूटर, कहीं कंप्यूटर इंटरनेट सेवा है तो वहाँ भी आदमी की जरूरत पड़ता है। ठीक, हज़ार लोग को क्या मिले हैं, रोजगार के नवीन अवसर सृजित हुए हैं, मतलब मिले हैं। ठीक, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, अब क्या देखिए, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने आम लोगों के जीवन स्तर का भी बहुत बढ़ाया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण ने आम लोगों के जीवन स्तर पर क्रांति परिवर्तन लाया है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कहीं 3 कारणों, क्या कारण के, जितना कारण बोलेगा उतने कारण बताना, ज़्यादा नहीं बताना है। देखिए 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के 3 कारण निम्नलिखित है, पहले लिख देना है। अब देखिए क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हुआ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसमें खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकता से क्या हो गया, अधिक हो गया, जिससे कीमतें घट गई, उनका कोई खरीदार नहीं रहा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई, जिससे वहाँ के लाखों कंपनियों क्या हो गई, बंद हो गई। जब शेयरों की कीमत में ही गिरावट आ गई तो वहाँ की लाखों कंपनियों क्या हो गई, बंद हो गई। फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई परंतु इन्हें खरीदने वाला नहीं रहा, इससे विश्व बाजार की आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई, लड़खड़ा गई। जब खरीदने वाला ही कोई नहीं है तो विश्व का अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका, बिस्मार्क की भूमिका। सबसे पहले क्वेश्चन से आंसर बनाना है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन इस प्रकार है। ठीक, तब लिखेंगे ये आंसर, 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर, कौन कौन, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाका, जर्मन महासंघ में जितना भी इलाका आएगा सबको जोड़कर एक नव निर्वाचित संसद के द्वारा राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण का क्या किया गया, प्रयास किया गया। लेकिन उदारवादियों की इस पहल को ऑस्ट्रिया की निरंकुश सरकार ने, किसने, ऑस्ट्रिया की निरंकुश सरकार ने सैनिक ताकत के द्वारा क्या कर दिया, इसको दबा दिया। बाद में प्रसा ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण के नेतृत्व को क्या कर दिया, संभाल लिया। इस प्रक्रिया में प्रसा के चांसलर जो है प्रधानमंत्री ऑरोवन बिस्मार्क के अहम भूमिका निभाई। जर्मनी की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। किसने, प्रसा के चांसलर किसने, प्रधानमंत्री ने। जर्मनी के एकीकरण के 3 युद्ध लड़ा, किसके, देखिए किसके साथ ये युद्ध लड़ा, तो पहला है ऑस्ट्रिया के साथ। अब देखिए होल्स्टीन के प्रश्न को लेकर, किसके प्रश्न को लेकर, होल्स्टीन के प्रश्न को लेकर 1866 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिससे वह देखिए ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया, जिसमें वह विजयी हो गया। क्या हुआ, मिस्टेक हो गया है, विजयी हुआ। अब होल्स्टीन जो है प्रसा में मिल गया जब विजयी हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डेनमार्क के साथ स्लेस्विग के प्रश्न को, अब किसका प्रश्न के बारे आ गया, स्लेस्विग के प्रश्न को लेकर बिस्मार्क ने डेनमार्क पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसमें बिस्मार्क की सेना क्या हुई, विजयी हुए। स्लेस्विग प्रसा के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब देखिए तीसरा किसके साथ युद्ध लड़ता, फ्रांस के साथ। 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। कब के बात है, 15 जुलाई 1870 ईस्वी की बात है, प्रसा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई, जिसके बाद बादेन, बवेरिया, बुरेमबर्ग तथा इस क्षेत्र में जर्मनी में क्या हो गया, मिल गया। फिर है अल्सस
कौरेन क्षेत्र पर जर्मनी का अधिकार स्थापित हो। कौन क्षेत्र? अल्सस कौरेन क्षेत्र पर जर्मनी का अधिकार स्थापित हो गया। इसी तरह जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई? संपन्न हो गई। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। कौन आंदोलन? मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। देखिए क्या है, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन निम्न है। पहले क्या लिखेंगे? भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन निम्न है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में, कहाँ में? 1917 ईस्वी की बात है, अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। प्लेग एक बीमारी है, ठीक है, जिससे अधिकांश मजदूर भागने लगे थे, लेकिन मिल मालिकों ने उन्हें रोकने के लिए बोनस देने की, साधारण मजदूरी 50% देने की बात कही, परंतु बाद में विपरीत बोनस देने से मना कर दिया। परंतु बाद में जो है विपरीत बोनस देने से मना कर दिया, मतलब बोनस आप ही रख लीजिए, ठीक है, हमको बोनस नहीं चाहिए। ऐसा कौन बोला? मजदूर लोग ने बोला। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, 1930 ईस्वी में, दूसरा पॉइंट क्या है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा आंदोलन प्रारंभ हुआ? ये महात्मा गांधी के द्वारा। इस आंदोलन में मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर क्या लिया था? भाग लिया था। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम, सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम तथा नागरिक सुरक्षा अध्यादेश कब बनाया? तो 1929 ईस्वी को बनाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? देखिए छापाखाना की संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पुस्तक निर्माण में, किसके वृद्धि के परिणाम स्वरूप में? छापाखाना की संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पुस्तक निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। मतलब अचानक ही पुस्तक की क्या हो गई? वृद्धि होगी। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, मतलब 15वीं शताब्दी के आगे पीछे यूरोपीय बाजार में, कब के बात है? 15वीं शताब्दी के बात है। कौन बाजार में? यूरोपीय बाजार में लगभग 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। कौन बाजार में? यूरोपीय बाजारों में कितना किताब आई? 2 करोड़ किताबें आई, जिसकी संख्या 16वीं सदी में, देखिए 15वीं सदी में थी 2 करोड़ और 16वीं सदी में यह कितना हो गई? 20 करोड़ हो गई। कौन सी किताब? इस मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही बदल डाली। इस मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी क्या कर दी? बदल डाली। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें समाज के सभी तबकों तक पहुंचने लगे, मतलब सभी आदमियों तक क्या होने लगे? पहुंचने लगे। ठीक, अब देखिए क्या है, किताबों की पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति क्या हो गई? सबके अंदर में विकसित हुई। एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ इस मुद्रण यंत्र को पढ़ने के बाद। पढ़ने से उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हुआ। ठीक, इससे तर्कवाद और मानवतावाद का द्वार खुल गया। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद तर्कवाद और मानवतावाद क्या हो गया? का द्वार खुल गया सभी आदमियों में। और क्या? धर्म सुधार मार्टिन लूथर ने, धर्म सुधारक कौन है? मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की, किसकी? कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की, किसकी? कुरीतियों की आलोचना करते हुए क्या बोले? अपने 95 स्थापनाएँ लिखी। कितना स्थापनाएँ? 95 स्थापनाएँ लिखी। लूथर के लेख आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुए, फलस्वरूप चर्च में विभाजन हुआ। फिर है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की क्या हुई? इसके बाद प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। लूथर ने कहा मुद्रण ईश्वर की दिव्य महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ऐसा किसने बोला है? ऐसा किसने बोला? तो ऐसा बोला है लूथर ने, मुद्रण ईश्वर की दिव्य महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। इस तरह छपाई के नए बौद्धिक माहौल का क्या हो गया? निर्माण किया गया। अब इकोनॉमिक्स आ गया। हिस्ट्री का टोटल लॉन्ग 9 क्वेश्चन था, बस 90 क्वेश्चन करना, उसी में से परीक्षा में 2 आएगा और 1 बनाना है। आइए इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय लिखें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से आंसर बनाना है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन कारण क्या है? निम्न है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। सबसे पहले इसका पॉइंट क्या है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, सही बात है, बिहार में जनसंख्या जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जा रहे हैं। विकास के साधन, जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है विकास के साधन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अधिकांश साधन जो है जनसंख्या के भरण पोषण में ही क्या हो जाता है? चला जा रहा है। दूसरा पॉइंट है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था जो है किस पर निर्भर है? कृषि पर आधारित है। ठीक, यहाँ की अधिकांश जनता जो है कौन सी पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। लेकिन हमारी कृषि भी हालत ठीक नहीं है, कृषि की हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि क्या हुआ है? पिछड़ी हुई है। इसके चलते
उपज भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट है गरीबी। तीसरा पॉइंट क्या है, गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीब का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में जो है प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी का है कम है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके चलते भी जो है बिहार पिछड़े में गरीबी का दुष्चक्र चलता रहा, मतलब बिहार में गरीबी का दुष्चक्र जो हमेशा चलता ही रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आधारिक संरचनाओं का अभाव। क्या है, आधारिक संरचनाओं का अभाव। देखिए किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचनाओं का होना जरूरी है। कौन संरचना, आधारित संरचनाओं का होना जरूरी है। लेकिन बिहार के मामले में, लेकिन बिहार इस मामले जो है कौन मामले में, सड़क में, बिजली में, सिंचाई में, इसमें भी क्या है, अभाव है। साथ ही यहाँ शिक्षा में भी अभाव है। स्वास्थ्य की भी सुविधा यहाँ स्पष्ट नहीं है। इस सब का क्या है, स्वास्थ्य की सुविधा भी अभी बिहार में कम है। ये सब किस में आएगा, आधारित संरचना के अभाव में ये सब आएगा। अब देखिए क्या है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। ठीक, अब देखिए पहला दूर, इसको कैसे आखिर दूर होगा। सबसे पहले जनसंख्या पर हम लोग क्या कर नियंत्रण करेंगे। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर क्या लगाया जाए, रोक लगाया जाए। परिवार नियोजन का कार्यक्रम लागू किया जाए। परिवार नियोजन के मतलब क्या हुआ, देखिए परिवार नियोजन का मतलब क्या हुआ, सोच समझकर। परिवार नियोजन का मतलब क्या हुआ, सोच समझकर एक छोटे परिवार का निर्माण करना, वही परिवार नियोजन हुआ। अब देखिए इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके किसको शिक्षित किया जाए, महिलाओं को शिक्षित किया जाए, तभी जनसंख्या पर नियंत्रण हो पाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कृषि का तेजी से विकास। दूसरा पॉइंट क्या है, बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार में कृषि जीवन का क्या है, आधार है। अतः कृषि नए यात्रा का प्रयोग किया जाए। कृषि में जो है नए यंत्रों का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, तभी तो हम लोग खेती को अच्छे से कर पाएंगे। उत्तम खाद तथा उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए, तभी तो खेती का विकास अच्छे से होगा, ताकि उपज वृद्धि अच्छे हो सके और इस मामले में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। इस तरह से कृषि का तेजी का विकास करके बिहार का आर्थिक विकास हम लोग कर सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में जो बाढ़ एक सबसे बड़ा बाधक है। बिहार के विकास में सबसे बाधक क्या है, बाढ़। फसल का बहुत नुकसान किससे हो जाता है, बाढ़ से हो जाता है। जान माल का भी क्या हो जाता है, इसमें काफ़ी क्षति होने लगता है जब बाढ़ आ जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के कानून का वर्णन। मुद्रा मतलब क्या, पैसा। पैसा क्या क्या कार्य है, देखिए सबसे पहले है विनिमय का माध्यम। विनिमय क्या है, मुद्रा विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब हुआ एक दूसरे से लेन देन करना। विनिमय मतलब क्या, एक दूसरे से लेन देन करना। मुद्रा का जो है क्रय तथा विक्रय, खरीदने में और बेचने में दोनों में काम आता है कौन, मुद्रा। इसलिए पहला पॉइंट में क्या हो गया, विनिमय का माध्यम। आइए नेक्स्ट पॉइंट इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए मूल्य का मापक। मुद्रा जो है मूल्य का क्या है, मापक है। किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा आखिर कौन ये तय करता है, मुद्रा ही तय करता है। यह मुद्रा जो है, यह मुद्रा के इस कार्य के कारण जो है विनिमय का कार्य करना क्या हो गया, आसान हो गया। मतलब लेन देन, पैसा मुद्रा जब तक नहीं रहेगा तब तक हमारा जो है लेन देन आसान नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट है विलंबित भुगतान का मान। किसका है, विलंबित भुगतान का मान। देखिए आधुनिक युग में बहुत सा आर्थिक कार्य जो है उधार पर ही होता है। अभी के समय में जो है बहुत सारा कार्य देखिएगा उधारी पर काम चल जाता है और उसका भुगतान बाद में किया जाता है। मुद्रा ने उधार देने तथा लेने के कार्य को क्या कर दिया, काफ़ी आसान बना दिया है। चौथा पॉइंट है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। ऐसा पॉइंट किस में आएगा, क्रय शक्ति के नियंत्रण में आएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। तीसरा क्या है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है। तो प्रोफेसर हार्टलेविट्ज के अनुसार क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। प्रोफेसर हार्टलेविट्ज के अनुसार क्या होगा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब देखिए क्या है, मुद्रा के आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। पहला क्या है, विनिमय के क्षेत्रों में, कि पहला क्या है, विनिमय के क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व। देखिए इसमें क्या आएगा, मुद्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को दूर करने में रही है। मुद्रा की कौन प्रणाली में,
वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई में दूर करने में रही है, मतलब लेन देन की प्रक्रिया में जो है मुद्रा जो है दूर करने में लगी हुई है, ठीक, ताकि लेन देन की प्रक्रिया जो है बनी रहे हमेशा। इसके फलस्वरूप बैंक व साख संस्थाओं का विकास जो है वह पूंजी संचय ही संभावना धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इस सब में कौन संचय? पूंजी संचय ही धीरे धीरे क्या हो गई? बढ़ती चली गई। फिर है एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह मिली कि पूंजी सदैव आपकी क्या करती है? गतिशील अवस्था में रहती है। पूंजी हमेशा किस में रहती है? गतिशील अवस्था में रहती है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। देखिए उत्पादन के क्षेत्र में पैसा की क्या महत्व है? देखिए मुद्रा के प्रचलन में उत्पादन जगत में विशेष बदलाव आया है। मुद्रा के प्रचलन में उत्पादन जगत में क्या आया है? विशेष बदलाव आया है। इसके कारण उत्पत्ति के संसाधनों को जुटाना और अधिक आसान हो गया। जब पैसा रहेगा तभी तो हम उत्पादन के उत्पादित साधन को जुटा पाएंगे। पैसे नहीं रहेगा तो हम कहाँ साधन जुटा पाएंगे? श्रम का विभाजन होने से उत्पादन प्रक्रिया क्या मिली? गति मिली है। फलतः बड़े स्तरों पर उत्पादन संभव हो सका। किसके कारण? मुद्रा के कारण। फिर देखिए क्या है? राजस्व क्या है? नेक्स्ट, राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। सरकार के आय व्यय के मन खरीद बिक्री संबंधी कार्य जो है मुद्रा से ही होती है। वह जो भी कर लगाती है, जो भी कर में क्या हुआ? टैक्स जो लगाती है मुद्रा में ही देना पड़ता है। वह अपना व्यय भी मुद्रा से ही करती है। मुद्रा के कारण सरकार जो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का पालन करने में क्या है? समर्थ है, पैसा के कारण। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? वितरण के क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व। वितरण के क्षेत्रों में जो है भी मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। वह बड़े पैमाने के उत्पादन में लोग संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। उन सभी को उनके कार्य को पुरस्कार मुद्रा के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इस किस में आएगा? वितरण के क्षेत्रों में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य की विवेचना करें। देखिए व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कौन कौन कार्य हैं? समान बैंकिंग का कार्य करने वाले बैंकों में व्यापारिक अथवा व्यावसायिक बैंक कहते हैं। मतलब समान बैंकों के कार्य करने वाले बैंकों को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापारिक तथा व्यावसायिक। माना व्यापारिक का दूसरा नाम क्या है? व्यावसायिक बैंक। ये जो है धन जमा करता है और ऋण देने में और चेक से संबंधित भुगतान तथा एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं। कौन? व्यावसायिक बैंक। अब देखिए इनके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है जमा स्वीकार करना। इसमें क्या होगा? व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जनता का रकम जमा करना। ये विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत जो रकम लेते हैं, जैसे हो गया अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा योजना, आवर्ती जमा योजना। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा? ऋण देना। बैंकों का दूसरा काम क्या है? कार्यों के लोगों को ऋण देना। बैंकों के पास जो भी रुपया आता है वो देखिए क्या करता है? उनमें से एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर बाकी रुपये को बैंकों के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को क्या कर दिया जाता है? उधार के रूप में, ऋण के रूप में दिया जाता है। फिर देखिए क्या है? तीसरा पॉइंट एजेंसी संबंधित कार्य। व्यावसायिक बैंक जो है अपने ग्राहकों के लिए उनके एजेंट का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत ग्राहकों के लिए भुगतान करने की ग्राहकों की ओर से ही भुगतान होती है। फिर है भुगतान प्राप्त जो है इत्यादि करना कार्य किस में आएगा? एजेंसी संबंधी कार्य में आएगा। फिर चौथा समान उपयोगिता संबंधी कार्य। इसमें देखिए क्या आएगा? इसके अंतर्गत मुद्रा का स्थानांतरण। समान उपयोगिता संबंधी कार्य में क्या आएगा? इसके अंतर्गत मुद्रा का स्थानांतरण जो है चेक जारी करना और बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, जैसे हो गया सोना चांदी आदि का कार्य शामिल है। इस तरह व्यावसायिक बैंक जो है अनेक महत्वपूर्ण कार्य का क्या करते हैं? संपादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारिता के मूल तत्व क्या है? बिहार के विकास में इसकी क्या भूमिका है? वर्णन करें। देखिए सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है। इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आर्थिक उन्नति के लिए सम्मिलित होते हैं। ठीक, ऐच्छिक मतलब क्या हुआ? मिलजुल कर जो संगठन है। सहकारिता के मूल तत्व इस प्रकार हैं। कौन कौन मूल तत्व है? सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है। मतलब सहकारिता मतलब क्या हुआ? मिलजुल कर एक संगठन का निर्माण करना। वही क्या किस में आएगा? सहकारिता में आएगा। ठीक, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होता है। इसमें सभी सदस्यों को एकदम एक रंग मतलब बराबर अधिकार प्राप्त होता है। फिर है इसकी स्थापना आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए होती है। किसकी? सहकारिता की। फिर है इसका प्रबंध जो है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर होता है। बिहार जो है ग्राम प्रधान देश, ग्राम प्रधान क्या है? राज्य है। यहाँ क्या होगा? राज्य। यहाँ की लगभग जो है 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
बिहार एक जो है कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ जो है 90% जनसंख्या कहाँ में निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अधिकांश कृषि एवं इससे संबंधित क्रियाकलापों द्वारा जो है आजीविका करते हैं। जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए जो काम करते हैं। ठीक, बिहार के ग्रामीण परिवारों में बहुत छोटे अथवा सीमांत तथा भूमिहीन श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। सीमांत किसान मतलब क्या? उसको खेती करने के लिए ज़्यादा भूमि नहीं है। ठीक, बहुत कम भूमि है। इस प्रकार सीमित खाद्य साधनों वाले व्यक्ति जो है सहकारिता संस्था के माध्यम से अपने आर्थिक हितों में क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। हमारे राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका कई प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसमें आ गया वर्तमान सहकारी संस्थाएं कृषि ऋण की आवश्यकताओं का एक बहुत बड़ा क्या है? छोटा भाग है। परिणामतः हम लोग बोल सकते हैं महाजनों आदि पर छोटे किसानों की निर्भरता बहुत अधिक है। मतलब महाजन पर ही छोटे किसान क्या है? निर्भर है। राज्यों के विभाजन के पश्चात मतलब बिहार के जब विभाजन हुआ तो बिहार के अधिकांश बड़े और मझले उद्योग कहाँ में चले गए? झारखंड में चले गए। कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब राज्यों में जो है छोटे उद्योग वाले की प्रधानता है, लेकिन पूंजी के अभाव में कुटीर एवं लघु उद्योग की क्या हो गई? धीमी हो गई। जब बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड अलग हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बंटा? देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य है विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। देखिए आर्थिक क्रिया में कौन कौन आ गया? कृषि आ गया, व्यापार आ गया, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार किस में आ गया? आर्थिक क्रिया में आ गया। देखिए इन क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला पॉइंट क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। इसमें क्या क्या आएगा? कृषि पालन, मछली पालन आदि इसमें आएगा। फिर है द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा नंबर पॉइंट। इसमें क्या क्या आएगा? देखिए द्वितीय क्षेत्र को ही हम लोग कौन क्षेत्र बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा? खनिज आएगा और क्या आएगा? जीवनोपयोगी सेवाएं जैसे हो गया गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं, तो इस किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। फिर है तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। इसमें क्या क्या आ जाएगा? बैंक एवं बीमा आ जाएगा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा नहीं लिखा गया। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का तो बोल देते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या आएगा। देखिए इसमें क्या आएगा? जब किसी देश की, इसमें क्या आएगा? प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका परिभाषा होगा जब किसी देश की कुल आय में, कब? जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में क्या आएगा? राष्ट्रीय आय का तात्पर्य होता है किसी भी देश में एक वर्ष में, कितना वर्ष में? एक वर्ष में उत्पादित वस्तु हो गया और क्या हो गया? सेवा के कुल मूल्यों से लगाया जाता है। किसी भी देश का जो आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है, तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन ही क्या है? राष्ट्रीय आय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह। इसमें महिलाएं जो है अपनी भूमिका किस प्रकार निभाती? देखिए स्वयं सहायता समूह जो है वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से क्या करता है? लघु ऋण अपने सदस्यों के परिवार जरूरतों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ये किस में आएगा? स्वयं सहायता समूह में आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसी में क्या है? स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं, लेकिन कौन सदस्य होते हैं? महिला सदस्य, पुरुष इसमें नहीं होता है, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। इसमें क्या करते हैं? सभी बचत करते हैं। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर नियमित रूप से बचत करते हैं तो उस समूह में जो है बैंक से ऋण प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। इस समूह में अगर देखता है 1 या 2 वर्ष में बचत कर रहा है तो उसमें बैंक क्या सुविधा देता है? सदस्य को ऋण प्राप्त करने का क्या सुविधा देता है? ऋण प्राप्त करने का। ऋण समूह के नाम पर ही दिया जाता है। हमारा जो समूह का नाम जिस समूह से अकाउंट रहेगा उसी पर ऋण दिया जाएगा। और इसका मकसद देखिए क्या है? सदस्यों के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। किसका? स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से
स्वावलंबी हो जाता है। स्वावलंबी का मतलब हुआ खुद पर भरोसा करना। स्वावलंबी मतलब क्या हुआ? खुद पर भरोसा करना। बल्कि इसमें आ जाएगा समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को सामाजिक विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। महिलाएं दिए गए ऋण के द्वारा छोटे छोटे कर्ज जो है अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, देखिए गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए छोटे छोटे कर्ज लेते हैं। कहाँ, कौन संगठन से? स्वयं सहायता समूह संगठन से। कार्यशील पूंजी में क्या आ गया? बीज आ गया, खाद आदि, घर बनाने, सिलाई मशीन, पक्षी इत्यादि। किसमें आ गया? संपत्ति खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं। ये सब पैसा किससे लेगा? स्वयं सहायता समूह से लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करना। कौन करना? वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण के प्रभाव से भारत में बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी का आयात हुआ। कौन पूंजी का? विदेशी पूंजी का। बाजार में आयातित एवं विदेशी ब्रांड की वस्तुओं का प्रसार बढ़ी है। ठीक, विदेशी कंपनियों ने नई जगह पर क्या क्या स्थापना कर लिया है? कल कारखाना स्थापित कर लिए हैं। आम आदमी के लिए इसका निम्नलिखित लाभ है। देखिए इसका लाभ क्या है? पहला इसमें पॉइंट है उपभोग के लिए आधुनिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उपलब्ध। भारत के उपभोक्ता के लिए विश्व की आधुनिकतम वस्तुएं बाजार में क्रय के लिए उपलब्ध है। जैसे इसमें आ गया लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल शामिल है। मेट्रो रेल जैसी सेवा किसमें आ गया? उपभोग के लिए आधुनिक वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता में आ गया। ठीक, अब है रोजगार की बढ़ी हुई संभावना। देखिए वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप रोजगार के ये क्या मिल गया? नया अवसर मिल गया। यह शिक्षित एवं कुशल श्रमिकों के लिए क्या मिल गया? अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ। कौन करण? वैश्वीकरण। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? वैश्वीकरण के निम्नलिखित दुष्प्रभाव। पहला पॉइंट क्या है? छोटे उत्पादकों एवं श्रमिकों का संकट। देखिए इसमें क्या आएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के प्रभाव से कई माध्यम एवं छोटी जो है उत्पादक इकाइयाँ बंद हो गई। कई माध्यम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हो गई? छोटे छोटे जितना भी उद्योग था क्या हो गई? बंद हो गया। कई श्रमिक जो है इस कारण बेरोजगार हो गए। जब उद्योग ही बंद हो गया तो श्रमिक क्या होगा? ऑटोमेटिक बेरोजगार होगा। लघु उद्योग में लगभग 2 करोड़ श्रमिक क्या हो गए? नियोजित हो गए, मतलब निकल गए। फिर है अतः वैश्वीकरण ने इनके समझ से रोजी रोटी की चुनौती क्या कर दी? खड़ी कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में संकट। देखिए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का संकट है। कम पूंजी निवेश के कारण पिछले जो है 20 वर्षों में इस क्षेत्र का औसत आर्थिक वृद्धि दर क्या हो गई? बहुत कम हो गई है। किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। ये सब किस में आएगा? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के संकट में आएगा। आइए अंतिम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है? किसका? उपभोक्ता के कौन के अधिकार है? पहला है सुरक्षा का अधिकार। देखिए इसमें क्या आएगा? सुरक्षा सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। दैनिक जीवन में हम ऐसी अनेक वस्तुओं सेवाओं का उपयोग करते हैं जो हमारे लिए क्या होता है? हानि पहुंचाता है। और हानि क्या? संपत्ति के लिए भी खतरनाक हानिकारक हो जाता है। जैसे आ गया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का मान लीजिए सेफ्टी बल्ब, अगर सेफ्टी बल्ब नहीं, क्या है? वाल्व खराब अगर हो जाए तो भयंकर क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकता है। ये किस में आएगा? सुरक्षा के अधिकार में आएगा। अतः हम लोग इसकी गुणवत्तापूर्वक ठीक सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे? गुणवत्ता सुनिश्चित पूर्वक करना हम लोग का क्या काम है कि सही में आखिर कुकर का जो है सेफ्टी वाल्व खराब है या अच्छा है। देखिए दूसरा क्या है? चयन का अधिकार। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? चयन का अधिकार। देखिए इसमें क्या आएगा? उपभोक्ताओं को चयन का अधिकार है। हमारा चयन क्या हुआ? चुनने का अधिकार है। प्रायः इस अधिकार का उल्लंघन उस समय होता है जब किसी वस्तु की आपूर्ति पर किसी एक उत्पादक की विक्रेता का क्या हो एकाधिकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे हो गया गैस का विक्रेता जो है, मतलब जहाँ से आप गैस कनेक्शन लेते हैं उसमें क्या मना रूल लगा देता है, अगर गैस नया कनेक्शन लेंगे तो उसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा? चूल्हा भी खरीदना पड़ेगा। ये इसमें शर्त लगा लेते हैं। तो ये किस में आएगा? ये आएगा चयन के अधिकार में। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? सूचना का अधिकार। उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में यही सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि अनेक अवसरों पर उत्पादक जो है अपनी वस्तुओं के मूल्य में और गुणवत्ता देख सके और टिकाऊपन देख सकते और क्या देख सके? स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव भी पड़ते हैं। ये सब किस में आएगा? सूचना के अधिकार में आएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निवारण का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निवारण का अधिकार। देखिए इसमें क्या आएगा? उपभोक्ताओं को निवारण का अधिकार प्राप्त है जिसके अंतर्गत जो है उपभोक्ताओं के हित की रक्षा हो सके। ठीक, सरकार द्वारा विभिन्न माध्यम से जागरूक बनाने के लिए सतत विकास प्रयास किया जा रहा है। या
अधिकार जो है लोगों को यह आश्वासन देती है, क्या देती है, खरीदी गई वस्तु जो है या सेवा ढंग की नहीं है, खरीदी गई वस्तु या सेवा जो है ढंग की नहीं है, तो उससे क्या दिया जाए, मुआवजा उसे दिया जाए, तो उसे क्या दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया जाने का प्रावधान देखिए इसके लिए क्या है, इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, गोपी जो है बाजार से एक इलेक्ट्रिक आयरन खरीदता है। गोपी बाजार से क्या खरीदता है, इलेक्ट्रिक आयरन खरीदता है और उसे प्रेस करते समय बिजली का झटका लग जाता है। तो यह खराब या जो है या क्या है, तो खराब ना, आखिर आयरन खराब है तभी तो उसको झटका लगा। या विक्रेता के विरुद्ध उपभोग फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता फॉर्म में हम लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये जितना बोले किस में आएगा, निवारण के अधिकार में। ये किस में आएगा, निवारण के अधिकार में। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।